साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। धनवंतरी का आगमन और घर में सोना चांदी बर्तन नहीं आए और ऐसा नहीं हो सकता कि शुभ दिन पर बाजारों में जमकर धन वर्षा हुई। सुबह से देर रात तक ज्वेलरी और बर्तनों के दुकानों पर लोगों का तांता लगा रहा। जब कोई सोना चांदी खरीदने में मगन रहा तो कोई बर्तन की दुकान पर चमचमाते पीतल, कांसा और स्टील का सामान खरीदता हुआ दिखाई दिया। एनसीआर में 250 से 300 करोड़ रुपए का सोना चांदी की खरीदारी हुई, जहां चांदनी चौक स्थित सोना चांदी का बाजार, कूचा, महाजनी और दरीबा में लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। इस दिन सोना चांदी के सिक्के और गिन्नी की जमकर खरीदारी हुई, जहां एक अनुमान के अनुसार धनतेरस के मौके पर 3 टन सोना बिका, वहीं 30 टन चांदी की बिक्री हुई है। वहीं आभूषण के अलावा बर्तन, रसोई का सामान, वाहन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का सामान, कंप्यूटर, मोबाइल, फर्नीचर, टीवी समेत अन्य सामान की भी विशेष खरीदारी हुई है। वहीं मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू की भी खूब खरीदारी हुई। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि दिल्ली में धनतेरस के दिन चांदनी चौक, दरीबा कला, मालीवाड़ा, सदर बाजार, कमला नगर, अशोक विहार, मॉडल टाउन जैसे तमाम रिटेल बाजारों में विशेष रूप से खरीदारी हुई। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया कि पिछले साल सोना का भाव 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब 80,000 तक पहुंच गया है। चांदी का भाव पिछले वर्ष 70,000 प्रति किलो था, जो अब 1 लाख पहुंच गया है। लिहाजा वजन में बिक्री कम होने के बावजूद मुद्रा के रूप में बिक्री बढ़ी है। कूचा महाजनी के व्यापारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि पुराने चांदी के सिक्के की भी जबरदस्त मांग ग्राहकों में रही है। दिल्ली सरकार ने राजधानी की 111 दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दे दी है। ये प्रतिष्ठान व्यावसायिक, खुदरा व्यापार और कारोबार श्रेणी के हैं, जहां इन प्रतिष्ठानों पर सरकार कड़ी निगरानी रखेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माना जा रहा है कि इससे पहले से दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जहां साथ में लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे पहले इन प्रतिष्ठानों को 24 घंटे चलाने के लिए दिल्ली के श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसकी अंतिम मंजूरी देने के लिए फाइल एलजी के पास भेज दी गई है। जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनकी दिल्ली शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 की धारा 14, 15 व 16 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों के दिनों में रात 9 से सुबह 7 बजे तक और ठंड के मौसम में रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों को निर्धारित समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कराए जा सकते हैं। अगर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। अलग अलग इलाकों में दुकानों को खोलने या बंद रखने का अलग अलग समय तय हो सकता है और स्वामियों को उसका पालन करना होगा। अधिकारी बताते हैं कि श्रम विभाग के पास 24 घंटे दुकानों का संचालन करने के लिए 175 लोगों ने आवेदन किया था, जहां जांच के बाद विभाग ने 111 को स्वीकृति दे दी गई है। दिवाली को लेकर एम्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सफदरगंज लोकनायक बाबा साहेब अम्बेडकर डीडीयू, जीटीबी सहित दिल्ली के सभी अस्पताल हाई अलर्ट पर रहेंगे। जिन अस्पतालों के आपातकालीन विभाग में पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। अस्पतालों में ऐसे मरीजों के लिए अलग से बिस्तर आरक्षित किए गए हैं, जो साथ ही जरूरत के आधार पर आईसीयू भी खाली रहेंगे। साथ ही ऑपरेशन थिएटर सक्रिय रहेंगे।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बर्न प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीक भट्टाचार्य ने कहा कि दिवाली को लेकर 3 दिन अस्पताल अलर्ट मोड पर रहेगा। इस दौरान वार्ड नंबर 2 पर 10 बिस्तर से अधिक खाली रखे जाएंगे। वहीं लोकनायक अस्पताल में आपातकालीन विभाग की प्रमुख डॉक्टर रितु सक्सेना ने कहा कि दिवाली को देखते हुए 70 बेड के डिजास्टर वार्ड को सक्रिय किया गया है। वहीं मरीज की जरूरत को देखते हुए आईसीयू व अन्य खाली रखा जाएगा, जिसके साथ ही एम्स में भी बेड आरक्षित किए गए हैं। साथ ही पूरे स्टाफ को सक्रिय रहने को कहा गया है। सफदरगंज अस्पताल में पूनम ढांडा ने कहा कि अस्पताल में दिवाली को देखते हुए पूरी तैयारियां की गई हैं, जहां अस्पताल में दिवाली के दिन एक दिन पहले और एक दिन बाद सभी संकायों, निवासियों और कर्मचारियों को विशेष ड्यूटी सौंपी गई है। दरअसल दिवाली के दिन सबसे ज्यादा घटनाएं दिए से जलने के कारण होती हैं, जब पिछले साल भी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 500 से अधिक मामले सामने आए थे। इसमें सबसे ज्यादा मामले दिए से जलने वाले थे। इसके बाद पटाखे से जलने के मामले सामने आते हैं। हाथ या शरीर में पटाखे फटने के कारण भी काफी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इस पर डॉक्टरों का कहना है कि दिवाली के दौरान आग लगने की घटना में केवल बर्न प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर ही तैनात नहीं रहते। इस दौरान विशेष रूप से नेत्र रोग, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स सहित दूसरे विभाग के डॉक्टर भी तैनात रहते हैं। ये सभी डॉक्टर वन विभाग में सेवाएं देते हैं। वहीं गंभीर रूप से जलने के मामलों में भर्ती और प्रबंधन के लिए बर्न आईसीयू और वार्ड में बिस्तर खाली रखे जाते हैं, जहां रोगियों के प्रबंधन के लिए दवाइयों और ड्रेसिंग सामग्री की व्यवस्था की जाती है। ड्रेसिंग के बाद रोगियों को वितरित की जाती है। दिल्ली वासियों की सांसों पर संकट बरकरार है। वही राजधानी के कई इलाकों का AQI 300 के पार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में AQI बहुत खराब श्रेणी में है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन व सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिवाली के दिन होने वाली आतिशबाजी हवा को दम घोटू की ओर ले जा सकती है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार आज सुबह आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 351, बवान में 317, नरेला में 302, बुराड़ी में 352, द्वारका में 275, रोहिणी में 292 दर्ज किया गया है। इस पर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार दिवाली अक्टूबर में ही है, जहां पर इस माह में एक दिन भी बारिश नहीं हुई है। मौसमी परिस्थितियों प्रतिकूल हैं और ऐसे में लोगों को इस बार दिवाली के दिन गंभीर श्रेणी की हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ सकता है। वहीं मंगलवार को 8 इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है, जिसमें मुंडगा में सबसे अधिक वायु सूचकांक 325 दर्ज किया गया है। वहीं 25 इलाकों में AQI 200 के पार रहा, जहां पर भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के मुताबिक मंगलवार को हवाएं दक्षिण पूर्व से पूर्व दिशा की ओर से चली हैं, जिस दौरान हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। बुधवार को हवाएं उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है, जहां हवा की गति 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेंगी। बृहस्पतिवार को हवाएं उत्तर पश्चिम की ओर से चलेंगी, जहां हवा की चाल 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। वहीं शुक्रवार को हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा के चलने का अनुमान है। हवा की चाल 6 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। या राजधानी में सुबह व शाम हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दोपहर में धूप परेशान कर रही है। ऐसे में दिवाली के बाद मौसम करवट ले सकता है और मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं से तापमान में बड़ी गिरावट होगी और इससे रातें और सर्द होंगी, जिससे अच्छी ठंड का एहसास होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 29 अक्टूबर को आरोग्य और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की जयंती धनतेरस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की है। सरकार की इस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJ के तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली का आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू नहीं करने को लेकर निशाना साधा है, जिसको लेकर अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर हमला किया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लोगों के स्वास्थ्य के मुद्दे पर गलत बोलना ठीक नहीं है, इस पर राजनीति करना सही नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को पूरा इलाज मुफ्त मिलता है, चाहे कितना रुपया लगे। 5 रुपए की गोली से लेकर चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, दिल्ली सरकार हर शख्स का पूरा इलाज मुफ्त करवाती है और अगर पीएम कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम वो उन्हें भेज देंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोमवार रात विश्वविद्यालय संचालन परिषद की बैठक में भगवान राम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लेफ्ट संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच झड़प हो गई। जेएनयू छात्र संघ ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी सदस्यों ने जेएनयूएसएयू के पदाधिकारियों पर जाति सूचक टिप्पणियां की, जहां जेएनयूएसयू ने आंतरिक शिकायत समिति के चुनाव में हिस्सा लेने के विषय पर चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई थी, जहां आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी विश्वविद्यालय परिसर में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को सुनवाई के लिए स्थापित निकाय है, जहां जेएनयूएसयू यौन उत्पीड़न लैंगिक संवेदनशीलता समिति के स्थान पर आईसीसी के गठन का लंबे समय से विरोध कर रहा है। विश्वविद्यालय ने 2017 में जीएससीएएसएच को खत्म कर दिया गया था। जेएनयूएसयू ने मंगलवार को एक बयान में आरोप लगाया है कि एबीवीपी के सदस्यों ने जबरन यूजीबीएम की बैठक में घुसकर मंच पर पहुंच गए और उनके सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की तथा उन्हें धमकी दी और विवाद के लिए छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेफ्ट संगठनों ने बयान जारी कर कहा कि एबीवीपी के लोग हमेशा यूजीबीएम की बैठक में जबरदस्ती घुस आते हैं और बवाल करते हैं। संगठनों ने कहा कि जेएनयूएसयू के अध्यक्ष धनंजय, उपाध्यक्ष अभिजीत घोष और संयुक्त सचिव मोहम्मद साजिद के साथ साथ अन्य छात्रों को भी परेशान किया गया है, जो उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई और धनंजय को नीच तक कहा गया। इस दिवाली पटाखों की बिक्री और भंडारण पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यही नहीं, पूरी दिल्ली इसकी निगरानी के लिए कुल 377 टीमें बनाई गई हैं और इसमें 300 टीमें पुलिस की हैं तो 77 टीमें राजस्व विभाग ने बनाई है। इन सभी सीटों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि पूरी दिल्ली में कहीं से भी पटाखों की आवाज नहीं आनी चाहिए। वहीं सरकारी आदेश के बाद इन सभी सीटों ने गली मोहल्लों में घूमना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को आरडब्ल्यूए मार्केट एसोसिएशन और धार्मिक समितियों के साथ बैठक कर जन जागरूकता के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां बैठक में तय किया गया है कि इस दिवाली पूरे दिल्ली में कहीं भी पटाखों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। उधर मीटिंग के बाद एक्शन में आई निगरानी टीमों ने अलग अलग स्थानों से 19,005 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं, जहां पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए
21 पॉइंटर विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। नोएडा सेक्टर 74 स्थित लोटस ग्रैंड बैंकेट हॉल में देर रात भीषण आग लग गई, जिसके कारण लाखों का माल जलकर राख हो गया। उसके साथ ही एक इलेक्ट्रीशियन की इस आगजनी में मौत हो गई, जहां आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आग के विकराल रूप से आसपास के लोग दहशत में रहे। आग की घटना बुधवार देर रात की है, जहां बैंकेट हॉल में आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को पूरी आग लगने की जानकारी बुधवार देर रात 3 बजे लगी, जहां मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। आग की घटना में एक इलेक्ट्रीशियन की मौके पर ही मौत हो गई, जब वे बागपत जिले के रहने वाले थे, और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। 113 के अंतर्गत ग्राम सरफाबाद के पास सेक्टर 74 में ये लोटस ग्रैंडोर नामक एक काफी बड़ा शादी घर है। इसमें रात लगभग 3:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 10 मिनट के अंदर 3:40 पे तुरंत फायर की गाड़ियां आ गई थी। इसमें 15 गाड़ियां लगाई गई। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी था और बुझाने में इसमें काफी टाइम लग गया। अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पता चला है अभी कि इसमें एक परविंदर नामक इलेक्ट्रीशियन था, उसकी जलने से मृत्यु हो गई है। बाकी अभी ऑपरेशन जारी है। अभी तो पा लिया गया है, लेकिन चूंकि ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है तो कहीं कहीं पर फिर जल उठती है। हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हुई हैं। ये आज थाना क्षेत्र 113 के अंतर्गत ग्राम सरफाबाद के पास सेक्टर 74 में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार। नमस्कार।